अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सानहा गुल प्लाजा को 6 दिन हो गए हैं। हफ्ते की रात एक दुकान में लगने वाली आग ने पूरे शॉपिंग मॉल को अपनी लपेट में ले लिया था और इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 71 अफराद जाबाहक होने की तस्दीक हो गई है और लापता अफराद की तादाद 11 रह गई है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा उठाने के अमल के दौरान संगीन गफलत सामने आ रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह की खबर के मुताबिक मलबा ले जाने वाले डंपर से इंसानी बाक़ियात सड़क पर गिर गई। लोगों ने सड़क पर गिरने वाली इंसानी बाक़ियात को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। गुल प्लाजा की तहकीकात के हवाले से भी पेशरफ सामने आई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान की खबर के मुताबिक आज बल्दिया उज़्मा कराची की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स मिले हैं, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसो की तहवील में दे दिया गया है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स की मदद से गुल प्लाजा सानहे की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। सिंध हुकूमत मुसलसल तनकीद की जद में है। जहाँ बैड गवर्नेंस पर तनकीद हो रही है तो वहीं ये तनकीद भी हो रही है कि कराची में एक के बाद एक अफसोसनाक वाक़या हो जाता है। लोग जान से चले जाते हैं मगर ना किसी का एहतसाब होता है और ना ही कोई कार्रवाई की जाती है और फिर एक और वाक़या हो जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद FIR होगी और जो भी जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलेगी। मुझ समेत जहां पर भी हुकूमती इदारों की गफलत है उनको सज़ा मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल रिपोर्ट आई है अभी, इसलिए कि FIR होनी है। उसकी बेसिस पे FIR होगी, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सज़ा मिलेगी और जहाँ पे भी हुकूमती इदारों की गफलत है उनको भी सज़ा मिलेगी। कोई अपनी सज़ा से नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग मी। अगर मेरी कोई गफलत है आइडेंटिफाई होती है। साथ ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। साथ ही साने में जिन लोगों की जान गई उनके लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। जितनी दुकानें हैं हुकूमत सिंध की तरफ से हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। जान जिन्होंने गंवाई है उनके लिए हमने ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपया उसके लवाहिकीन को दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया जाएगा और कोशिश होगी कि 2 साल के अंदर यहाँ दुकानें बनाकर दे दें। हर जो इफेक्टी है दुकान वाला उसके लिए 1 करोड़ रुपए का कर्जा और टर्म्स उसके फाइनल नहीं हुए, प्रॉबेबली 3 साल का कर्जा होगा और उसका इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। ये दुकानें हुकूमत सिंध बनाएगी। कोशिश ये होगी कि 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाए। इसके अलावा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी गुल प्लाजा सानहे पर बात हुई है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा सानहे पर करारदाद पेश की, जिसे पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। फारूक सत्तार की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद में लिखा है कि पार्लियामेंट इन रिपोर्ट शुदा कोताहियों पर गहरी तशवीश का इजहार करती है जिन्होंने एक हादसे को बड़े सानहे में तब्दील कर दिया। पार्लियामेंट हुकूमत सिंध पर जोर देती है कि वो मुतासरीन के ख़ानदानों को मुनासिब मुआवजा फराहम करे और मुतासरा कारोबार की फौरी बहाली को यकीनी बनाए। फौरी तौर पर शहर भर में तमाम कमर्शियल और रिहायशी इमारतों का एमरजेंसी फायर रिस्क ऑडिट किया जाए। फायर स्टेशन की तादाद और फायर फाइटिंग आलात में इजाफा किया जाए। करारदाद में मज़ीद लिखा है कि पार्लियामेंट इस बात का मुतालबा करती है कि ठोस और देरपा इक़दाम किए जाएँ ताकि ऐसा सानहा दोबारा कभी पेश न आए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 71 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है, 16 की शनाख्त भी हो गई है। कितनी तकरीबन मजीद हुए हो सकती है आज़ा के? I cannot comment, 71 हम कंप्लीट कर चुके हैं। I cannot comment कि मजीद कितने हो सकते हैं। 16 have been identified, yes. गुल प्लाजा के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। DG रेस्क्यू 1112 ब्रिगेडियर रिटायर्ड सिबगतुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत में रेस्क्यू मुकम्मल कर लेंगे। इमारत का 10 से 15% हिस्सा वो है जहां नहीं पहुंच सके थे। आज इमारत के उन हिस्सों में भी सर्चिंग करेंगे। बिल्डिंग की जो फाइनल सर्च आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। एक पोर्शन जो ग्राउंड फ्लोर है टुवर्ड्स रिम्पा प्लाजा, वो तकरीबन 10 से 15% हिस्सा जो रह गया अभी तक जिसकी सर्च नहीं हुए। इसकी रीज़न भी यही है कि वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिल रही थी, तो मलबा हटाया जा रहा है। आज हम उस तरफ भी अपनी एंट्री मुकम्मल कर लेंगे। हम अपने प्रोग्राम में बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कराची में गुल प्लाजा के अलावा भी मुतादिद कमर्शियल मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ रोज़ाना हज़ारों शहरी ख़रीदारी के लिए जाते हैं और वहाँ भी फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट का कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने कराची की चंद मशहूर मार्केट्स का दौरा किया, तो देखें वहाँ क्या सूरत हाल नजर आई। गुल प्लाजा की बात, कराची के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केट्स के अंदर क्या सूरत हाल है और मुख्तलिफ जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें फायर सिस्टम के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ बाजारों का दुकानों का रुख करते हैं और देखते हैं कि फायर सिस्टम के लिए वहाँ क्या इंतजाम किए गए। सदर मोबाइल मार्केट के प्लाजा के अंदर इस वक्त हम पहुँच चुके हैं और ये वो स्पॉट है जहाँ
आग लगी थी 1.5 साल कबल। यहाँ वायरिंग के अंदर जो है वो आग लगी थी और उसके बाद इस पूरी मार्केट की वायरिंग कुछ इसी किस्म की है। यहाँ पर फायर सेफ्टी का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आलात जो हैं वो मौजूद नहीं है। दुकानदारों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि फायर सिस्टम कुछ हद तक लगाया गया है, लेकिन उसकी कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं है कि आया उस सिस्टम को इस्तेमाल कैसे किया जाए या उस सिस्टम में पानी है भी या नहीं। 1.5 साल पहले लगी थी यहाँ, वो भी वायरिंग के अंदर लगी थी। फायर ब्रिगेड वाला सिस्टम ही नहीं था और वो बहरहाल कॉल भी करते तो लेट आती, तो हमने अपनी मदद आपके तहत जो है ना यहाँ से हमने खुद बुझा ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर फायर सिस्टम जो लगा मगर उसमें कुछ में गैस वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। उन्होंने बाद में जब मामला हल हो गया उन्होंने जब अगले दिन फिल करी, मगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। 13,500 मेंटेनेंस है, मगर वो सहूलत हमारे को मैसर नहीं है जो होनी चाहिए। फायर सेफ्टी के लिए हमारे पास फायर सिलेंडर है, इसके अलावा फायर की हाउस रीले हैं, फायर अलार्म सिस्टम है हमारे पास, जिसका भी मजीद फर्दर काम चल रहा है हमारा फायर अलार्म के सिस्टम में। दुकानें कितनी हैं? 7 फ्लोर है, 7 फ्लोर में 682 दुकानें। जो फायर सिस्टम आपने हमें दिखाया और जो हमने खुद भी देखा, क्या आप समझते हैं कि वो काफ़ी है? फर्स्ट एड के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से काफ़ी है। दुकानदारों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि सिलेंडर जो मैंने भी देखा कि उन पर डेट गुज़िश्ता रोज़ की दर्ज है, अभी ला के रखें। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ दाखिली और खारजी एमरजेंसी रास्ते हैं वो लॉक थे, वो बंद थे, वो भी गुज़िश्ता रोज़ ही खोले गए। ये जो आप बड़े सिलेंडर देख रहे हैं ना 25 kg वाले, ठीक है ना, ये तो ठीक है हमने अभी ला के रखे हैं, ठीक है ना, मैं इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अभी ला के रखें। ट्रॉली नुमा सिलेंडर ये 25 kg के हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको हम लेके कैरी आराम से कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो 6 kg के सिलेंडर है हमारे पास, वो हर फ्लोर पे 6 सिलेंडर मौजूद है। 700 के करीब दुकानें इस प्लाजा के अंदर मौजूद हैं और फायर सेफ्टी के लिए यहाँ कोई खास आलात मौजूद नहीं है। 10 मंजिला ये मेन इमारत है, हज़ारों लोगों की आमदोरफ्त यहाँ होती है, लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ मोबाइल फ़ोन और दीगर उसकी एसेसरीज खरीदने आते हैं, लेकिन इस पूरी मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। आर्जी तौर पर यहाँ सिस्टम नस्ब किया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो सिस्टम फ़ाल है, लेकिन हमने देखा है कि वो सिस्टम हमें बहुत ज़्यादा फ़ाल और इस मार्केट के लिए काफ़ी नहीं लगता, क्योंकि मार्केट के अंदर दुकानें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। जो फायर सिस्टम यहाँ लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा करामत नहीं नज़र आ रहा है। ये तमाम सिचुएशन सदर की मेन मोबाइल मार्केट की है, दीगर मार्केट्स में भी चलते हैं और आपको वहाँ का भी अहवाल दिखाते हैं। कराची की मुख्तलिफ मार्केट से होते हुए इस वक्त हम एक और मोबाइल मार्केट में पहुँचे हैं और यहाँ भी फायर सेफ्टी का कोई सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं है। 2000 के करीब दुकानें मौजूद हैं। ना सिर्फ यहाँ सराउंडिंग में मेरे अक्कब में आपको दुकानें नजर आ रही होंगी, बल्कि हमने इसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का भी दौरा किया और वहाँ भी देखा है कि काफ़ी कंजस्टेड ये होलसेल मार्केट है और यहाँ कोई ऐसा फायर सेफ्टी का सिस्टम मौजूद नहीं है। दुकानदारों से भी हमने बात की, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जामिया की जानिब से कोई ऐसा सर्वे भी यहाँ नहीं किया गया है, ना ही कोई फायर सेफ्टी का कोई ऐसा आलात हमें नजर आया है। सदर में एक और मार्केट के बाहर हम पहुँचे हैं और कोशिश ये करते हैं कि अंदर जाकर देखें कि इस मार्केट के अंदर फायर सिस्टम जो है वो मौजूद है या नहीं। मुख्तलिफ दुकानें यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद हुसैन से कहूँगा कि वो ज़रा आगे की जानिब आएँ और आपको दिखाएँगे तमाम तर दुकानों के अंदर कोई ऐसा फायर सिस्टम यहाँ भी मौजूद नहीं है। यहाँ से बिल्कुल मेरे सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर देखें तो सूरत हाल कुछ ऐसी है, ना सिर्फ इस मार्केट की बल्कि यहाँ से आगे भी जाते हैं, दीगर मार्केट की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में 14 नवंबर 2021 में यहाँ आग लगी थी। कमोपेश पहली और दूसरी मंजिल पर 650 के करीब दुकानें मौजूद है, जिसमें से 400 दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। इस कोऑपरेटिव मार्केट के ऊपर 8 मंजिला इमारत कायम है और तमाम तर इमारत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ दफातर मौजूद हैं, शॉप्स मौजूद हैं। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, जबकि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ दुकानों का विजिट भी किया और ये देखा कि छोटे सिलेंडर कुछ दुकानों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फायर सेफ्टी का कोई मुकम्मल सिस्टम मौजूद नहीं है, ना ही कोई इमरजेंसी दाखिली और खारजी रास्ता इस पूरी इमारत के अंदर मौजूद है। ना सिर्फ सदर कोऑपरेटिव मार्केट बल्कि इस सदर के मेन बाजार के अंदर मुख्तलिफ शॉप्स का विजिट किया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो या फिर मोबाइल मार्केट हो, इसी तरह की सूरत हाल है और कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है अगर फौरी तौर पर इंतजामिया की जानिब से कोई इस तरह का बड़ा इक़दाम नहीं किया जाता है, तो ये सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर क्या सूरत हाल है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़िशान शाह से। ज़िशान शाह बहुत शुक्रिया। ज़िशान शाह, आज ज़ाहिर 6 दिन हो गए और कहा गया था कि आज मुकम्मल हो जाएगा सर्च एंड रेस्क्यू, क्या मुकम्मल हो गया? शाहज़ेब साहब, जिस तरीके से आज भी एक ऐलान किया गया था कि तकरीबन 90% वो मुकम्मल कर लिया गया है ऑपरेशन, लेकिन जो डेब्री हैं, जो मलबा है, वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर कबल जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी जानिब से बेसमेंट का रास्ता बनाया गया है और उसके अंदर जाके चेक करें। जो मिसिंग लोग हैं उनमें इस वक्त 11 जो है वो मिसिंग है, उनकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई कि 11 अफराद की बाक़ियात नहीं मिली हैं। तो अब अंदर जा कर के चेक किया जा रहा है। 2 जगहों से इस वक्त एंट्रेंस बनाई गई है मलबे के अंदर से, जो कि
बेसमेंट की जानिब जा रहा है रास्ता, वहाँ पर जाके इस वक्त चेक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ और नहीं मिला। साथ साथ शाम में जो मलबा उठाया गया था उसके अंदर से कुछ इंसानी जो रिमेन्स थी, जो हड्डियाँ थी वो गिरी थी, तो फौरी तौर पे वो शहरियों ने उठा के उसको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया था, जिसके बाद अब उसको भी DNA के लिए उसको शामिल कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल DC साउथ ने यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मुमकिन तौर पे आज कोशिश है कि इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जो ही शाम में भी जैसे कि एक वाक़या पेश आया कि जब मलबा उठाया जा रहा था तो कुछ उसके अंदर भी बाक़ियात आई हैं, तो अब ये इसके अंदर एहतियात बरतने की ज़रूरत खासी ज़्यादा अब पेश आ गई है। बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है इसको, जो यहाँ पे डेबरी हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है। इसके अलावा अभी भी अंदर जो 11 लोगों की इस वक्त मिसिंग है उनका ताहाल कुछ पता नहीं लग सका, तो अब उस हिसाब से देखा जा रहा है जब तक उनकी गिनती कंप्लीट नहीं होती तब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब जितना टेम्परेचर ज़ाहिर इमारत का था और जिस जब बाकियात मिली और वो जिस एक दुकान से भी जब मिली वो जिस सूरत में थी, उसके बाद क्या इस कोई जब आप इंतज़ामिया से बात कर रहे हैं उन्हें कोई तवक्को है कि कोई ज़िंदा हो सकता है, या अब इसकी तवक्को नहीं है जिस तरीके से उन्होंने अपने एनालिसिस किए और इमारत को देखा है? जी शायद सर, जितना टाइम गुजर चुका है और जिस हालात में यहाँ से इंसानी बाक़ियात मिली हैं, तो अब उम्मीद बहरहाल इसके ऊपर ना होने के बराबर है कि कोई मज़ीद ये भी यहाँ पर अभी कोई ज़िंदा मौजूद होगा। लेकिन जैसा कि 11 अफराद का, जैसा मैंने बताया कि जो इसके अलावा भी जो 71 के करीब रिमेन्स मिले हैं जिनके DNA कराए जा रहे हैं वो भी बहुत बुरी हालत में पीसेस की सूरत में निकाले गए, तो मज़ीद भी जो 11 हैं और जो ऊपर के फ्लोर्स हैं वहाँ पर ऐसे कोई मौजूदगी नहीं है। अंदाज़ा ये लगाया गया है जो मलबा गिरा है वो डेबरी के नीचे भी कुछ दुकानें मौजूद थी, तो मुमकिन तौर पे वो लोग वहाँ पर हो सकते हैं। कुछ पार्ट यहाँ पे स्वैप किया गया है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, तो अब जो बिल्कुल ही मलबा है उसकी जानिब जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद ना होने के बराबर है कि वहाँ पे अभी भी कोई जिंदा बचा होगा। यानी इस सूरत हाल में जो गुमशुदा अफराद हैं वो 11 रह गए हैं, मगर अभी भी लवाहिकीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें नहीं पता कि उनके प्यारों का क्या हुआ, क्योंकि DNA नहीं हो पा रहा है जिस हालत में बॉडीज़ मिली हैं। शायद साहब कुल मिला के मजमूई तौर पे 82 ख़ानदानों ने यहाँ पर आके अपनी एंट्री कराई है, लेकिन ये भी हतमी नहीं है। इंतज़ार किया जा रहा है कि मज़ीद शायद लोग आएंगे, क्योंकि जैसा कि ये गोल प्लाजा बहुत बड़ा था, बहुत सारी दुकानें थी और अच्छे खासे लोग अंदर मौजूद थे। अभी तक 82 लोगों की जो एंट्री कराई गई है, जो 71 लोगों के जो हालत मिली है उनमें काफ़ी सारे ऐसी रिमेन्स भी मिली हैं जिनमें से एक से DNA नहीं हो सकता। 8 सैंपल्स, एक जो आज़ा मिलता है जो रिमेन है उसमें से 8 DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जिनमें से 4 तकरीबन या 5 फेल हो जाते हैं जिनसे DNA नहीं रिजल्ट आ सकता, तो इसलिए एक के बाद एक करके बेहतर DNA कलेक्शन के लिए इस वक्त वहाँ पे भेजा जा रहा है। काफ़ी सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं जो कि मुकम्मल तौर पे जल के ख़त्म हो गए और उनसे DNA हासिल नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल एक बहुत ही अफसोसनाक कंडीशन है जो अंदर लोग मौजूद थे उनके अहले खाना की जानिब से बहुत बेचारे परेशानी में है, क्योंकि मजमूई तौर पर अभी तक जैसे कि डॉक्टर सुमैया ने भी कहा था कि पहले 16 अफराद की शनाख्त हुई थी, लेकिन ये शनाख्त बढ़ के 22 अफराद तक पहुंच गई है, जो भी DNA की मदद से DNA भेजे गए हैं। आहिस्ता सिंध फोरेंसिक लैब की जानिब से उसकी रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पीसेस मिले हैं तो जिनमें घड़ी है, अंगूठी है या लॉकेट है, वो भी जो लोग क्लेम करने आए थे जिन्होंने अपनी इंदराज कराया था उनसे डिटेल्स ली गई हैं कि उनके प्यारों ने क्या पहना था। उस हवाले से भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी 2 से 3 रिजल्ट्स ऐसे ज़रूर मिले हैं कि जो बॉडी के अहले खाना को जो काफ़ी मस्त शुदा हालत में जो बॉडी हवाले की गई थी, वो जो चीज़ें पहने हुए थे उसी से कंफर्मेशन हुई थी। तो दोनों तरीके इस वक्त चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब सिंध फोरेंसिक लैब में मुकम्मल तौर पर जब 71 जो DNA भेजे गए हैं, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, कहना कबल इस वक्त होगा। अब तक 6 ऐसी बॉडीज़ जो पीसेस गए थे, जो रिमेन्स गए थे, उनके बारे में जवाब दे दिया गया कि उसके बारे में कुछ नहीं पता लग सका। अब बाकी के भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जवाब ताहल नहीं आया है। सब के सब टेस्टिंग के अमल से गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नए साल के आगाज़ में ही अमरीकी सदर ट्रंप के 2 इक़दामात, ग्रीनलैंड पर अमरीका का कंट्रोल और बोर्ड ऑफ पीस का मंसूबा अक़वाम आलम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जहां ग्रीनलैंड पर मुमकिन अमरीकी कंट्रोल और सदर ट्रंप के सख्त बयानात और इक़दामात ने अमरीका के अहम यूरोपीय इत्तेहादियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया, वहीं गजा से मुताल्लिक बोर्ड ऑफ पीस भी कल डेवोस में चार्टर साइनिंग तकरीब के बाद अब एक आलमी फोरम बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चार्टर पर दस्तखत के बाद पाकिस्तान भी इस बोर्ड के बानी अरकान में शामिल हो गया है। हालांकि ये बोर्ड अमरीका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के दरमियान पहले से मौजूद
इख्तिलाफात में मजीद इजाफे की वजह बन रहा है। बरतानिया, इटली और जर्मनी जैसे अहम यूरोपीय ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के हवाले से मोहतात रवैया इख्तियार किया हुआ है। हता के इसराइल के नुमाइंदे तक चार्टर पर दस्तखत की तकरीब में नजर नहीं आए, जिन्होंने शमूलियत की दावत कबूल कर ली थी। इससे पहले खबर आई थी कि इसराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है कि क्यों तुर्की को इसमें शामिल किया गया है, मगर उसके बाद वो राजी हो गया, मगर तकरीब में उसके बावजूद नहीं आया। ऐसे में सदर ट्रंप ने कनाडा को भेजी गई बोर्ड में शमूलियत की दावत वापस ले ली है। हालांकि इब्तिदाई तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कनाडा कुछ शराइत के तहत इस बोर्ड में शामिल होने के लिए तैयार था, मगर कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप का नाम लिए बगैर अमेरिका और उसकी जारहाना पॉलिसी पर सख्त तनकीद की थी। इससे पहले सदर ट्रंप ने बोर्ड में शमूलियत की पेशकश मुस्तरद करने पर फ्रांस के सदर मैक्रोन पर भी तनकीद की थी और कहा था कि मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जल्द अपने ओहदे से रुखसत होने वाले हैं। सूरत हाल में पाकिस्तान में अपोजिशन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत पर शदीद तनकीद की है कि उन्होंने पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है और इससे मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। हुकूमत ने भी इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपना मौक़िफ़ दिया है। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान सेनेट में और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि हमास को गैर मुसल्लह करने का जो काम नेतन्याहू ना कर सका, वो काम बोर्ड ऑफ पीस करेगा और पाकिस्तान इस बोर्ड में किसी को एतमाद में लिए बगैर शामिल हो गया है। जो काम नेतन्याहू नहीं कर सका, डिसमेंटल नहीं कर सका उनको आर्म्स नहीं ले सका उनसे, हमास से और जिहाद से, उस काम को करने के लिए पीस बोर्ड के नाम पर एक ऐसा काम शुरू हुआ है जो उनकी आजादी और हुर्रियत को कुचलेगा, उनके हाथ से असला लेगा ताकि जिस तरह से उनको मारा जाए मारे। हमारा इमेज तबाह बर्बाद हो रहा है दुनिया के अंदर कि हम उसका हिस्सा बन गए हैं। ना पार्लियामेंट में बातचीत हुई है, ना हमारे दरमियान बातचीत हुई है, किसी से नहीं पूछा गया, उसके हवाले से कुछ बताया ही नहीं गया। मख्फी मनसूबा जिसको उन्होंने खुद भी ऐलान नहीं किया, अभी लीक्स के तहत आया हुआ है। आप देखें कि वहां पर भी फलस्तीनियों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपके अपने साथी चाइना, बरतानिया, फ्रांस और इस तरह के ममालिक उसका साथ नहीं दे रहे और हम भाग के जा रहे साथ दे रहे हैं। इस वक्त हर कोई परेशान है कि हमारा मुल्क क्या कर रहा है। इसके अलावा रुकन कौमी असम्बली और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वजीर आज़म इतने बड़े मसले पर पार्लियामेंट और अपनी काबीना को एतमाद में लिए बगैर कैसे चले गए। हम जिस तरफ जा रहे हैं ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तारीकी का एक इक़दाम है। अगर हमारे अंदर ज़मीर है, मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, अपोजिशन से भी कहना चाहता हूँ, हम सब एक कौम हैं। कम से कम इन शराइत की बुनियाद पर बोर्ड ऑफ पीस को पार्लियामेंट आज मुस्तरद कर। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, उन्होंने इस ऐवान को एतमाद में नहीं लिया, उन्होंने अपनी काबीना को एतमाद में नहीं लिया, क्यों चले गए हैं इतने बड़े मसले के ऊपर? हमारा कहाँ क्या मकाम रह गया दुनिया के अंदर? अपोजिशन रहनुमाओं की इस तनकीद पर जवाब देते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि जिस अमन पर फ़लस्तीनी अवाम ने जश्न मनाया, आज हम उसी अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। अगर हम अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीनी अवाम के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो यह पाकिस्तान की एक सिफारती कामयाबी है। आलम इस्लाम के ममालिक ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया, जिस अमन को फ़लस्तीन के अवाम ने सेलिब्रेट किया, आज हम उस अमन को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अरकान इसी शदो मत के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तनहा रह गया है, पाकिस्तान को किसी ने पूछा नहीं है। हम अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर फलस्तीन में और गजा में अमन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है जिसके ऊपर हमें खुशी मनानी चाहिए कि इस्लामी ममालिक के नुमाया जो मुल्क हैं उनको एक मौका मिला है कि वो इस बोर्ड के जरिए फलस्तीन के अवाम के हकूक के लिए और अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी एक एलामिया के जरिए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस फैसले को कबूल नहीं करती है। दूसरी तरफ कल बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने नए गजा की तामीर के हवाले से एक प्रेजेंटेशन भी दी थी, जिसमें उन्होंने गजा की तामीर नौ का मनसूबा पेश कर दिया था। यह मनसूबा क्या है और जिस तरह से ट्रंप इंतजामिया इसे पेश कर रही है, क्या यह वाकई गजा के फ़लस्तीनियों के लिए मुफीद साबित होगा? इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जुमेरात को एक नया गजा बनाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया है, जिसे मुकम्मल तौर पर नए सिरे से तामीर किया जाएगा। इस मंसूबे में रिहायशी टावर्स, डेटा सेंटर्स और सी साइड रिजॉर्ट्स शामिल होंगे।
और ये इकदाम सदर ट्रंप की इस कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी को आगे बढ़ाना है। ताहम ये जंगबंदी बार बार की खिलाफवर्जियों की वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना कर रही है। गजा में हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक जुमेरात को इसराइली फिजाई हमलों में कम से कम 5 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस जंगबंदी को एक वसी तर बोर्ड ऑफ पीस में तब्दील कर दिया है जिसका मकसद आलमी सतह पर तनाज़ात का हल तलाश करना है। जुमेरात को स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में इस बोर्ड के क़याम के चार्टर पर दस्तखत करने की तकरीब के बाद सदर ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर को दावत दी कि वो गजा से मुताल्लिक अपना तरक्याती मंसूबा पेश करें। वो गजा जिसके गुंजान आबाद शहर और कस्बे 2 साल जंग के बाद खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। डेवोस में ट्रंप के इब्तिदाई मंसूबों का जिक्र करते हुए जेरेड कुशनर ने हाज़रीन से कहा कि गजा की असर नौ तामीर के लिए इब्तिदा में एक फ्री जोन बनाने और फिर एक हमास जोन कायम करने पर गौर किया जा रहा था, मगर फिर हमने सोचा क्यों ना हम तबाहकुन कामयाबी के लिए कोई मंसूबा बनाएं। इसके बाद जेरेड कुशनर ने एक स्लाइड शो पेश कर दिया जिसमें इस मंसूबे को एक मास्टर प्लान के तौर पर दिखाया गया जिसे उन्होंने नया गजा करार दिया और यह मंसूबा रंगों से कोड किए गए एक नक्शे पर पेश किया गया था जिसमें रिहायशी तामीरात, डेटा सेंटर्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए मखसूस इलाके दिखाए गए थे। स्लाइड्स में मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन यानी बहरा रोम के साहिल की एक तस्वीर भी शामिल थी जहां दुबई या सिंगापुर जैसे चमकते हुए बुलंदोबाला टावर्स नजर आते थे। इन स्लाइड्स में ये तजवीज़ दी गई कि असर नौ तामीर का आगाज़ गजा के जनूबी इलाके रफा से किया जाएगा जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इन मंसूबों में अहम मसाइल पर कोई बात ही नहीं की गई, जैसे उन फ़लस्तीनियों के प्रॉपर्टी राइट्स या मुआवजे का क्या होगा जिन्होंने जंग के दौरान अपने घर, कारोबार और रोज़गार खो दिए। इसी तरह यह भी वाज़ेह नहीं किया गया कि तामीर नौ के दौरान बेघर फ़लस्तीनी कहाँ रहेंगे और जेरेड कुशनर ने यह भी नहीं बताया कि इस तामीर नौ के मंसूबे के लिए फंडिंग कौन फराहम करेगा, क्योंकि इस मंसूबे के आगाज़ से पहले गजा में तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख टन मलबा साफ करना होगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कहा कि आइंदा हफ्तों में वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी जहां हम निजी शोबे की जानिब से की जाने वाली बहुत सी सरमायाकारी और इमदाद का ऐलान करेंगे। ताहम उन्होंने इस बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की। जेरेड कुशनर की जानिब से दिखाई गई स्लाइड्स तकरीबन वही थी जो दिसंबर में वॉल स्ट्रीट जर्नल को लीक हो गई थी और उस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका ने गजा में तामीर नौ के मंसूबे का 20% हिस्सा देने की पेशकश की थी, मगर इसकी वजाहत नहीं की गई थी। वाज़ेह रहे कि ट्रंप इस ख्याल का इजहार करते रहे हैं कि तवील अरसे से गुर्बत और खस्ता हाली के शिकार गजा को मशरिक़ वस्ता के खूबसूरत सयाहती मकाम में तब्दील किया जाए। ताहम फ़लस्तीनियों ने इस तस्वुर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि डेवोस में जेरेड कुशनर की प्रेजेंटेशन से पहले फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक रहनुमा अली शॉस का बयान सामने आया था जिन्हें गजा के इंतजाम के लिए ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे के तहत अमरीका की हिमायत हासिल है। जंगबंदी का एक अहम मगर ताहाल नामुकम्मल पहलू गजा के रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोलना है ताकि फ़लस्तीनियों की आमदोरफ्त मुमकिन हो सके। वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए अली शॉस ने ऐलान किया कि रफा क्रॉसिंग अगले हफ्ते खोल दी जाएगी। इसराइल इस गुजरगाह के गजा वाले हिस्से को कंट्रोल करता है और उसने हमास की जानिब से आखिरी इसराइली यरगवाली की बाकियात की वापसी तक फ़िलहाल उसे दोबारा खोलने से इनकार कर रखा है। ताहम अली शॉस के ऐलान के बाद एक इसराइली सियासी जरिए ने बताया कि इसराइली यरगवाली की बाकियात की वापसी के लिए खुसूसी कोशिशें की जा रही हैं और इसराइल आइंदा हफ्ते से रफा क्रॉसिंग दोबारा खोलने पर बातचीत शुरू कर देगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप के गजा मंसूबे के अगले मरहले में हमास का गैर मुसल्लह होना, बैनुल-अक़वामी अमन दस्तों की गजा में तैनाती और इसराइली फ़ौज का मज़ीद पीछे हटना शामिल है। पहले मरहले के बाद गजा के निस्फ से ज़ायद हिस्से पर इसराइल का कंट्रोल बरकरार है, जबकि हमास के पास साहिल के साथ एक महदूद सा इलाका मौजूद है। इसके बावजूद इसराइल गजा में फ़िज़ाई और आर्टिलरी हमले जारी रखे हुए हैं और इसराइल अक्सर हमास के जंगजुओं पर अपने फौजियों पर हमलों की तैयारी या अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में दरअंदाजी का इल्ज़ाम आयद करता है। गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा अस्पताल के हुक्काम ने बताया कि जुमेरात को गजा सिटी के इलाके जैतून में इसराइली टैंक की गोलाबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि जनूबी इलाके खान यूनुस में इसराइली फायरिंग से एक और फ़लस्तीनी शहीद हो गया। इससे एक दिन पहले यानी बुध को इसराइली फायरिंग से 11 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 2 बच्चे और 3 सहाफ़ी शामिल थे। सहाफ़ती तंजीमों के मुताबिक सहाफ़ी बेघर अफराद के खेमों के ड्रोन के जरिए फिल्मिंग कर रहे थे, जबकि किसी सबूत के बगैर इसराइली फ़ौज ने कहा कि जिस ड्रोन को वो इस्तेमाल कर रहे थे वो हमास से मुंसलिक था और इसराइली फ़ौजियों की सलामती के लिए ख़तरा बन रहा था। इस सारी सूरत हाल में गजा के हुक्काम के मुताबिक जंगबंदी के नाफिज होने के बाद से इसराइल 480 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है, जबकि गजा में 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 71,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। पार्लियामेंट में शदीद तनकीद हुई है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास तो कह रहे हैं कि हमास को गैर मुसल्लह करने का जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो काम बोर्ड ऑफ पीस करेगा। मौलाना फजल रहमान भी तनकीद कर रहे हैं कि ना पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, ना काबीना को एतमाद में लिया, वज़ीर आज़म चले गए, चार्टर पर दस्तखत कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि बग़ैर हक़ाइक़ देखे, बग़ैर उसको जांचे ये तकरीरें आज की गई हैं। सबसे पहली बात है प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को इस बात पे इत्माद में लेकर गए हैं। कोई भी जो ट्रीटी है वो कैबिनेट की अप्रूवल के बाद उस पर साइन किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि हम कोई ऐसा काम करने नहीं जा रहे जो कि फ़लस्तीन के लोग नहीं चाहेंगे, जो गज़ा के लोग नहीं चाह रहे। और ये बिल्कुल ठीक कहा आज एहसन इकबाल साहब ने कि जिस पे फ़लस्तीन में जश्न हुआ, जहाँ पर लोग आंसू, खुशी के आंसू निकलते रहे और उन्हें उम्मीद पैदा हुई कि उनका अपना मुल्क, उनका अमन और उनको उनके घर वापस मिल सकेंगे। हम तो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और किसके साथ कर रहे हैं? जो कि हमसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर्स वो अरब मुल्क हैं जो उनके बिल्कुल हमसाए हैं और उनका बहुत बड़ा स्टेक है। और ये 8 बड़े इस्लामी ममालिक के साथ मिलके एक जॉइंट डिसीजन जो है या एक मुश्तरका फ़ैसला किया गया है। और इसके TORs बड़े वाज़े हैं। अगर वो पढ़ लेते तो आज की तकारीर ना करते। इसके पीछे वो करारदाद है जो कि UN की सिक्योरिटी काउंसिल की 2803 है, जिसमें एक एक चीज़ डिफाइंड है कि बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा। और बोर्ड ऑफ पीस के जो TORs हैं वो बिल्कुल उसमें एक एक चीज़ उस करारदाद में लिखी गई है। और अकॉर्डिंगली हम वही UN की करारदाद जिसमें फ़लस्तीन के लोगों की मर्ज़ी, मुशावरत और जो स्टेक होल्डर्स थे अरब ममालिक वो शामिल है उसमें। और मुझे ये बताइए राजू साहब, ये तो ट्रंप के अपने मगरबी इत्तेहादी जो हैं वो परेशानी का शिकार हो गए हैं कि कहीं अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस तो नहीं कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पर तो तनकीद कर रहे हैं सदर ट्रंप। ये बात दुरुस्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी सिवाय मज़म्मती करारदादों के या मज़म्मतों के फ़लस्तीन का मसला हल नहीं कर सका है। इसराइल ने जो चाहा है आज तक किया है, मगर बोर्ड ऑफ पीस ऐसा कर देगा, जबकि ट्रंप खुद इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं। मगरबी इत्तेहादी उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम ममालिक ने करके देखी हैं, एहतजाज भी हुए, फिर उसके बाद बहुत सारी आवाज़ें उठाई गईं, लेकिन प्रैक्टिकली ना गज़ा पर जुल्म रुका, ना बर्बरियत इसराइल की रुकी। और उसके बाद जब ये पूरी कोशिशें काविशें शुरू हुई तो फिर ट्रंप और अमेरिका, अगर इसराइल पे किसी का इन्फ्लुएंस है, अगर कोई समझता है और पूरी दुनिया इस बात पे तस्लीम करेगी कि इसराइल पे अगर कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो अमेरिका और ट्रंप कर सकते हैं। जब उन्होंने ये वो सामने आए और उसके बाद फिर वो बड़े स्टेक होल्डर्स मुस्लिम ममालिक, हमने तो फ़लस्तीन का स्टेक देखना है, इंटरेस्ट देखना है, उन मुस्लिम ममालिक का इंटरेस्ट देखना है, अपनी पॉलिसी देखनी। हमने मगरब के, यूरोप के चंद ममालिक का तो नहीं देखना। तो ये वो ममालिक हैं जो कभी इसराइल के अगेंस्ट कई दफ़ा उसे कंडेम भी नहीं करते थे, या प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ नहीं किया गज़ा में वहाँ पर जुल्म रुकवाने के लिए। सो इसमें एक एक वो चीज़ जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का लोग कर रहे हैं, जो आज तकारीर में भी कहा गया, बहुत सारे एतराज़ उठाए गए, अगर उसको सोच समझ के देख लिया जाता, हक़ाइक़ देख लिया जाता, अगर हुकूमत ने दस्तखत करने से पहले जो पाकिस्तान की मतलब साहब, अगर हुकूमत ने दस्तखत करने से पहले वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को पहले एतमाद में ले लिया होता, जिसका मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, तो बेहतर नहीं होता? फिर ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होती। जब आप कह रहे हैं कि डिटेल्स देख ली जाती, पता कर लेते, वज़ीर आज़म बता के चले जाते। देखिए, वज़ीर आज़म ऑलरेडी ऐसे रहनुमा है, मुस्लिम रहनुमा है कि जब लोग इसराइल का मज़म्मत करते हुए नाम नहीं लेते थे तो वो दो टोक अरब ममालिक में के स्टेज पर खड़े होकर भी उसका नाम लेके मज़म्मत नहीं करते थे। और उसके बाद ना सिर्फ मज़म्मत बल्कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए, फिर UN में जिस तरह उठाई, फिर किस तरह वॉकआउट होते रहे, किस तरह उस नेतन्याहू को इस जब वो मिस्र आए ट्रंप, तो कैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें एक सब मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे करके
वहाँ रोका, और इसी तरह ये सारी आवाज़ हम उठाते रहे हैं। और जो पार्लियामेंट में पहले डिस्कशन हुआ, स्पेशल इसमें सेशंस हुए, उसके बाद करारदादें और एक गाइडलाइंस पार्लियामेंट की तरफ से दी गई, वही गाइडलाइंस और वही मौक़िफ़ जो हमारा पिछले 60 साल से 70 साल से एक मौक़िफ़ है, जो पुराना मौक़िफ़ है, उसी गाइडलाइंस पे कोई चीज़ डेविएट हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कोई नई चीज़ नहीं थी। और उसके बावजूद एक कंफ्यूजन जरूर ज़ाहिर पार्लियामेंट में नजर आ रही है, क्योंकि इस हवाले से तो अब बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी बहुत कुछ छप चुका है कि एक पहले बात हुई थी एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की, जिसके बाद आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी यानी ISF, उसके तहत मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी फौजें कमिट करेंगे, जहां पर नाम आ रहा था कि कहीं पाकिस्तान की फोर्स भी तो नहीं जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस उससे अलग है, जाहिर उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी उससे अलग हैं। मगर जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बात की कि हमास को गैर मुसल्लह करने का जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो काम होगा, तो क्या पाकिस्तान की फौज किसी भी फ्रेमवर्क के तहत नहीं जाएगी वहां? देखिए, अभी तो बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उसकी अपनी स्टेटेड एक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, जो उस TOR के अगेंस्ट हो, जो UN की करारदाद में हो, और जो फ़लस्तीन के लोगों की ख्वाहिश के अगेंस्ट हो। जो गैर मुसल्लह होने वाली बात है, तो वो तो आपने ख़ुद न्यूज़ देखी होगी कि एक न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में आई जब सीज़ फायर से पहले बातचीत हुई, जिस पे हमास ने एक एग्री किया और कहा गया कि एक मुस्लिम मुल्क, बहुत बड़ा मुस्लिम मुल्क उस बात का गारंटर बना। तो ये बात तो यकीनन हमास और उनके दरमियान किसी लेवल पर जिसमें मुस्लिम मुल्क जो था वो गारंटर था वो हुई। और मैंने आपको कहा हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, और अभी से अंदाजे लगा लेना और अभी से यानी हम इनका ख्याल है कि इररेलेवेंट हो जाए, हमें आप हर चीज़ से बाहर नज़र आएँ, हमारी गिनती ना हो। मुझे ये बताइए, इस बोर्ड में बैठकर क्या फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बेहतर उठाई जाती है, या बाहर इसी तरह के जैसे पिछले 1.5 साल से एहतजाज हो रहे थे, या उस तरह करके फ़लस्तीन की मदद की जा सकती है, या फिर सारे 8 ममालिक के साथ मिल के कोई बेहतर फ़लस्तीन के लिए फ़ैसला किया जा सकता है, या इससे जो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं, कितने बड़े बड़े ममालिक हैं, सऊदीया से लेके टर्की और बाकी सारे ममालिक, यानी उनसे हम अलहदा होके अपनी 1.5 इंच की ईंट मस्जिद बनाते। मुझे ये बताइए, मुझे एक कोई स्टेटेड पॉलिसी पाकिस्तान की बताए जिन लीडर्स ने भी तकारीर की हैं कि हम उसके अगेंस्ट गए हों, बोर्ड ऑफ पीस के TORs उसके अगेंस्ट हो, UN की करारदाद के अगेंस्ट हम खड़े हो। तो मेरा ख्याल है हम रेलिवेंट हुए हैं। हमने फ़लस्तीन के लिए जो कंट्रीब्यूट किया था शहबाज साहब ने स्पेशली, या पाकिस्तान ने, उसकी हमारी अचीवमेंट है कि वहाँ अमन आने की उम्मीद पैदा हुई है, और उस अमली इक़दामात में अब हम उसमें बैठकर अपना रोल प्ले करेंगे। और अकेले नहीं हैं, हम 8 बड़े मुस्लिम ममालिक के साथ एक इकट्ठे होकर ये एफर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो खुश होना चाहिए कि फ़लस्तीन को भी अमन मिल रहा है और पाकिस्तान भी रेलिवेंट है अब दुनिया में, जहाँ के बड़े स्टेक होल्डर सिर्फ अरब ममालिक थे, लेकिन पाकिस्तान को उसके साथ रखा जा रहा है। मगर तलाल साहब, एक आलमी फोरम हो जिसमें अमेरिका के सदर हो, उस फोरम पर सीट ऑन द टेबल होना ज़ाहिर है वो अहम है, मगर ये बाय चॉइस है जो हमें सीट मिली है, या मजबूरी है कि अब ट्रंप को इनकार कौन करे, आलमी ताकत है, हमारी कमज़ोर मईशत है? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे पहले है। जब पाकिस्तान ने इनकार करना होता है तो फिर एटमी धमाके करते हुए भी मुस्लिम लीग नून ने इनकार करके दिखाया था। जब पाकिस्तान इंडिया का मामला हुआ तो बहुत दुनिया के मुल्कों ने रोका था कि इंडिया पर दोबारा इसको जवाब ना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया। तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है, मौजूदा क़यादत हो या इससे पहले, कि जब पाकिस्तान का मुफाद होगा, हमारे इस्लामी ममालिक का मुफाद होगा, हमारी स्टेटेड पॉलिसी होगी, उस पर हम इनकार की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये वाला मामला, इसको क्या हमेशा हम क्यों नेगेटिव लिखते हैं, क्यों हम दूसरे एंगल से नहीं लेते? मुझे ये बताइए, क्या ट्रंप और अमेरिका के अलावा कोई इसराइल पर इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या सीज़ फायर इसके अलावा कोई करवा सकता था? क्या हमारे 8 ममालिक, बड़े मुस्लिम मुल्क, उनके साथ अगर पाकिस्तान मिलकर कर रहा है और सारे एक पेज पर पाकिस्तान भी उनको लाने में बड़ा रोल प्ले किया है, क्या ये कामयाबी नहीं? और क्या पाकिस्तान की गिनती होना आलमी बड़े अमूर में रेलिवेंट होना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान
पाकिस्तान की भी और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी। पाकिस्तान के लोकल इश्यूज़ पर आते हुए गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से लग रहा था कि ईमान मज़ारी और हादी चट्टा को सज़ा देने की तैयारी हो रही है, वो खुद भी ये बात कर रहे थे। थोड़ा सा मामला ताख़ीर का शिकार हुआ तो बार बार गिरफ्तारी की कोशिश नज़र आ रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की में उन्हें रात गुजारनी पड़ी मियाँ बीवी को, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी हो गई थी किसी पुरानी FIR में। उसके अंदर बेल हुई, एक और FIR पुरानी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या गिरफ्तार करना ही मकसद था कि हर हाल में इन दोनों को गिरफ्तार करना है, जो मकसद आज पूरा हो गया? देखिए, बड़ा अफसोस हुआ है इस तरह। फिर जो लाइमलाइट में नहीं है लोग, जो आम आदमी है, उसको भी फिर रात रखने के लिए हॉस्टल बना लें उस इधर कोर्ट्स के अंदर, कि लोग जाया करें, क्राइम करें और उसके बाद रात भी रहें, दिन भी रहें, मियाँ बीवी इकट्ठे रहें, वहाँ पर KFC भी खाएं, वहाँ पर हीटर भी, वहाँ पर गाने भी गाएं, वहाँ पर नगमे भी लगाएं। मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपके सामने उनकी उसूली तौर पर आपको उसूली तौर पर आपको ये कहना चाहिए, और ज़ाहिर है आपके पास इख्तियार है कि जो कुछ नहीं होना चाहिए वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, या आप ये कह रहे आम आदमी गरीब आदमी के साथ जो होता है वही ईमान मज़ारी और हादी चट्टा के साथ भी होना चाहिए, जो गलत उनके साथ होता है वो गलत होता है, और जो कि हो गया इवेंचुअली। उन्होंने अगर गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत, जो कि एक छुपी हुई FIRs में गिरफ्तार करा था, अगर कुछ कर दिया तो वो नहीं होना चाहिए था। यानी आप अगर पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं, तो फिर आपको गाली निकालने की इजाज़त होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं, फिर अदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त होनी चाहिए, फिर आपको अपने अदारों को दहशतगर्द कहने की इजाज़त होनी चाहिए, फिर आपको वो नारे, वो नगमे और वो बयानियाँ लेना चाहिए जो पाकिस्तान मुखालफ या जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता, और फिर आप अपने ट्विटर हैंडल से BLA का मौक़िफ़ जो है उसके स्पोक्स पर्सन बन के बताएंगे, तो क्या पाकिस्तान के कवानीन कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये इस्लामाबाद में रहते हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर और ये बड़े मीडिया में आते हैं, तो इनको छोड़ दें। दादा साहब, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो अदालत से फैसला आ जाता, और जाहिर अदालत के फैसलों पर भी अब तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये जबरदस्ती की गिरफ्तारी जब मामला चल रहा है, और एक ऐसी FIR में गिरफ्तारी जिसमें दूसरे लोग भी नामजद हैं, उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया, इन दोनों को ही किया, यानी कि मकसद इन दोनों को गिरफ्तार करना था ना। ये बड़े प्रिविलेज लोग हैं, इतनी रिलीफ कभी किसी को मिला? कभी किसी जेल को में क्या प्रिविलेज है कि रात भी रहें, सुबह जमानत भी लेकर? मेरी एक बार गुजारिश सुने। अदालत की हुक्मदुली ये कर रहे हैं, 3 दफ़ा इन्हें हक के दफा दिया गया है। किस पे? उन ट्वीट्स पे मियाँ बीवी को वो हक के दफा लेने की बजाय ये इस तरह के स्टंट्स खेलते हैं ताकि इस बात को और मुतनाज़ किया जाए। एक बात को आप डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे काम किए जाएं कि उसके फैसले को मुतनाज़ कर दिया जाए, अपने आप को हीरो बनाएं, कहें बहुत बड़े हम लीडर हैं, भाई मैं आपको वो ट्वीट्स भेज देता हूं, उसका कोई भी डिफेंस बता दे, अपने आप को आप मजलूम बनाएं, फिर हीरो भी बनाएं, फिर इनकलाबी भी बनाएं, फिर ये सब कुछ आपने कभी इस तरह लोगों को रात रहते देखा है? हमने उसके बावजूद अदालत का तकद्दस, उस चैम्बर्स का तकद्दस, उसको बिल्कुल वायलेट नहीं किया, पूरा सब्र तहम्मुल से काम लिया है। और मैं समझता हूं आप इस पूरे केस को देखें, लाइन को सामने नहीं तो मेरे सामने बिठाएं और आप देखें कि इनके पास कोई आर्गूमेंट है, क्या इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब डेवोस से अमेरिका रवानगी के दौरान सदर ट्रंप का ईरान से मुतालिक एक अहम बयान भी सामने आया, जिसमें ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की तरफ बहरी जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा भेज रहा है। जबकि इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने जुमेरात को कहा कि अमेरिका का एक बहरी जहाज़ों का ताकतवर बेड़ा ईरान की तरफ रवाना है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उन्हें इस बेड़े को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और ट्रंप ने ईरान को मुजाहिरीन को फांसी देने या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के खिलाफ वार्निंग भी दी। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि तैयारा बरदार जहाज़ USS अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड मिसाइल वाले डिस्ट्रॉयर्स आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता पहुंचेंगे। एक अमेरिकी एहलकार ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में इजाफी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने पर गौर किया जा रहा है, जो खित्ते में अमेरिकी अड्डों पर किसी ईरानी हमले के खिलाफ हिफाजत के लिए अहम हो सकते हैं। ये तैनातियाँ ट्रंप के लिए दस्तियाब ऑप्शंस को वसी करती हैं ताकि वो किसी कशीदगी के दौरान अमेरिकी फोर्सेस का बेहतर दिफा कर सकें। ट्रंप ने डेवोस में आलमी रहनुमाओं से गुफ्तगू के बाद अमेरिका वापसी के दौरान एयरफोर्स 1 पर सहाफ़ियों से कहा कि हमारी बहुत सी शिप्स सिर्फ एहतियातन उस सिमत में जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ भी ना हो, लेकिन हम उन पर काफ़ी करीब से नज़र रख रहे हैं। रॉयटर्स ने मजीद लिखा है कि ईरान में एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन के बाद हालिया महीनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में शदीद इजाफा हुआ था।
जिसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका के जंगी जहाज़ों ने एशिया पैसिफिक से नकलो हरकत शुरू कर दी थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अमेरिका भेजी जाने वाली भारतीय मसनूआत पर लगे 50% टैरिफ्स में कमी करवाने के लिए मोदी हुकूमत ट्रंप इंतजामिया से अब तक तिजारती डील करने में कामयाब नहीं हो सकी है, जिससे कई भारतीय इंडस्ट्रीज शदीद मुतासिर हो रही हैं और मोदी हुकूमत पर यह तनकीद और दबाव बढ़ता जा रहा है कि जल्द से जल्द अमेरिका से मामला तय करके भारतीय मईशत को मजीद नुकसान से बचाया जाए। भारतीय ओपोजिशन भी इस मामले को लेकर मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। आज कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हरियाणा में एक गारमेंट फैक्ट्री का दौरा किया और वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि 50% अमरीकी टैरिफ्स इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को मुतासिर कर रहे हैं। नौकरियों का खात्मा, फैक्ट्रियों का बंद हो जाना और ऑर्डर्स में कमी हमारी डेड इकोनॉमी की हकीकत है। भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा 50% अमरीकी टैरिफ्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 25% टैरिफ्स रूसी तेल की खरीदारी पर बतौर जुर्माना देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये सवाल कि जब पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक ने इब्तिदा में ही ट्रंप इंतजामिया से तिजारती मुआहदा कर लिया और टैरिफ्स में कमी करवा ली, तो मोदी हुकूमत जो खुद को ट्रंप इंतजामिया के बहुत करीब समझती थी, वो क्यों ट्रेड डील करने में नाकाम हुई? इस हवाले से यह खबर सामने आती रही कि इब्तिदा में जब ट्रंप की दावत पर भारत और अमेरिका के तिजारती मुज़ाकरात शुरू हुए तो मोदी हुकूमत अमेरिका से ट्रेड डील के हवाले से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या कन्फ्यूजन का शिकार थी। ट्रंप के गैर मुतवक्के रवैये का अंदाज़ा नहीं लगा सकी, लिहाजा वक्त पर और दुरुस्त फैसले करने में ताख़ीर कर दी, जिसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ दिन पहले ट्रंप इंतजामिया के सेक्रेटरी तिजारत हावर्ड लटनिक ने एक इंटरव्यू में भारत के हवाले से बात की थी, जिससे इन खबरों की तस्दीक हो गई थी। हावर्ड लटनिक ने भारत समेत दीगर ममालिक से तिजारती मुज़ाकरात के इब्तिदाई दिनों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का अमेरिका से तिजारती मुआहदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी ने डील फाइनल करने के लिए सदर ट्रंप को फ़ोन करना था, जो उन्होंने नहीं किया। 3 हफ्ते बाद जब वो तैयार हुए तो वक्त गुजर चुका था। ताहम तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने इस बयान को हक़ाइक़ के बरखिलाफ करार दे दिया था। इसके अलावा सदर ट्रंप के करीबी इत्तेहादी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी कांग्रेस से सदर ट्रंप को यह अख्तियार मिल जाए कि वो चाहें तो भारत समेत रूसी तेल के खरीदार ममालिक पर 500% तक टैरिफ लगाएं। खुद सदर ट्रंप ने भी इस बिल की तायद कर दी है और सेनेटर लिंडसे ग्राहम दावा कर रहे हैं कि इस बिल पर उन्हें डेमोक्रेट अराकीन की भी हिमायत हासिल है और जल्द इसे पास करवाने की कोशिश की जाएगी। ट्रंप इंतजामिया के इन फैसलों और इकदाम से मोदी हुकूमत के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात भी शदीद कॉम्प्रोमाइज़ होते जा रहे हैं। अपने देरीना मौक़िफ़ और सख्त पोजीशन से हटते हुए भारत को रूसी तेल की खरीदारी में कमी करनी पड़ रही है। अमरीकी पाबंदियों के खौफ से मोदी हुकूमत ईरान के चाबहार पोर्ट के मंसूबे से पीछे हट गई है, जिससे भारत को एक अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन खोने के साथ साथ करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी डूबने का भी खदशा है। और आम बात यह है कि भारतीय ओपोजिशन वज़ीर आज़म मोदी के ट्रंप के सामने बार बार सरेंडर करने या खामोश रहने को उनके दोस्त खरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी से जोड़ रही है, जिन्हें पिछले 1 साल से अमेरिका में मुबैना रिश्वत और फ्रॉड के मुकदमे या इंक्वायरी का सामना है। नवंबर 2024 में अमेरिका के वफाकी प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम अडानी पर 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद की रिश्वत देने और अमेरिका में रकम छुपाने का इल्ज़ाम लगाया था और दावा किया था कि गौतम अडानी ने अपनी कंपनी के दीगर लोगों के साथ मिलकर भारतीय हुकाम को ये रकम बतौर रिश्वत दी थी ताकि बिजली की फराहमी के ऐसे ठेके जाएं जिनसे 20 साल में अडानी ग्रुप को 2 अरब डॉलर्स का मुनाफा हो, मगर अडानी ग्रुप ने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी थी और अब अमेरिका में इस केस के हवाले से यहाँ पेशरफ सामने आई है। रॉयटर्स ने कल रिपोर्ट किया था कि फाइलिंग्स के मुताबिक अमेरिका का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन गुज़िश्ता साल से कोशिश कर रहा था कि गौतम अडानी को समन पहुंचाया जाए। इस हवाले से भारतीय हुकूमत को 2 मरतबा दरख्वास्त की गई, मगर भारत की जानिब से इनकार कर दिया गया। इसलिए अब अमेरिका के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने अमेरिकी अदालत से इस्तदा कर दी है कि गौतम अडानी और सागर अडानी को ईमेल के जरिए बराह रास्त समन भेजने की इजाज़त दी जाए। रॉयटर्स की आज की खबर के मुताबिक गौतम अडानी को बराह रास्त तलबी का नोटिस भेजने की खबर के बाद आज भारत में अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू में 12.5 अरब डॉलर्स की कमी देखने में आई है। जबकि कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है कि गौतम अडानी के केस को भारतीय हुकूमत ने 14 महीने तक रोके रखा। क्या अडानी वजह है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के बयानात और इकदामात पर खामोश रहते हैं? आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।